Good afternoon, friends. My name is Vinod Ram Kaushal and you're watching Physics Learning Platform. बच्चों ये लेक्चर जो है क्लास 12 के लिए है और क्लास 12 में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मतलब रेडिएशन का ड्यूअल नेचर, मैटर का ड्यूअल नेचर, मतलब दो नेचर, दोगले नेचर, मतलब एक नहीं दो तरह के नेचर हैं। लाइट के भी दो तरह के नेचर है। एक तरह का नेचर हमने पढ़ लिया है किसमें, जो रे ऑप्टिक्स पढ़ा आपने, वेव ऑप्टिक्स आपने जो पढ़ा वेव ऑप्टिक्स, उसमें आपने पढ़ा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सभी के सभी फिनोमेना तभी आप प्रूव कर सकते हैं, मतलब इनसे ये प्रूव हो पाया कि लाइट जो है, ये रेडिएशन जो है वो जो है वेव नेचर की है। अगर वेव नेचर ना हो तो ये सब फिनोमेना प्रूव नहीं हो सकते। अब आज एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हो सकता है वो पूरा हो इसमें या अगले लेक्चर में हो, कोशिश करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमेना है वो लाइट ही एग्जिबिट करती है, लाइट ही शो करती है, लेकिन वो तब शो करती है जब आप लाइट को एक पार्टिकल नेचर माने। जब लाइट पार्टिकल नेचर, पार्टिकल की तरह से भी लाइट बिहेव करती हो, तो यहां से ये प्रूव हो पाया। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारे साइंटिस्ट रहे हैं आइंस्टीन, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पर ये साबित हो पाया कि लाइट जो है, जो रेडिएशन है, वो ड्यूअल नेचर की होती है, मतलब वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो बच्चों इसको शुरू करते हैं। आज हम वैसे चैप्टर का नाम तो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पहले पहले रेडिएशन के ड्यूअल नेचर को पढ़ते हैं, फिर मैटर पे आएंगे, ठीक है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन आज का हमारा टॉपिक है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का ड्यूअल नेचर। एक नेचर तो ड्यूअल नेचर कौन कौन सा भाई? एक तो है वेव नेचर, जो कि मान गए, हम सब मान गए कि वेव होता है। क्यों? क्योंकि आपने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन देख लिया। वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन, ये सब देख करके हमें विश्वास हो गया कि हाँ भाई लाइट जो है वेव नेचर की है। अब की बार हम इसको बताएंगे पार्टिकल नेचर भी है। पार्टिकल नेचर प्रूव करने के लिए आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट बच्चों आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से इसकी इक्वेशन है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब क्या है बच्चों? पहले आपको फोटो जानना पड़ेगा और फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझेंगे। थोड़ा सा एक बार बता देता हूं ये है क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मान लो बच्चों कोई मेटल सरफेस है, कोई ये मेटल सरफेस है, मेटल की बॉडी है, तो उसका सरफेस है कोई, मतलब मेटल की बॉडी है कोई। आपको पता है मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके पूरे वॉल्यूम में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तभी तो वो कंडक्टर होते हैं मेटल्स। तो बच्चों जब मेटल का जो सरफेस है, मान लीजिए ये कोई मेटल है, इसका जो बाहरी सरफेस है, वहां पर अगर आप बहुत तेज इंटेंसिटी की लाइट, बहुत तेज फ्रीक्वेंसी की लाइट, मतलब ज्यादा एनर्जी वाली, कम वेवलेंथ की लाइट इस पे इंसिडेंट करवाते हैं, तो जो इसके इस मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि एनर्जी है, लाइट वाली एनर्जी है, वो एनर्जी लेकर के बाहर निकल आते हैं। इस तरह का प्रोसेस है ये, जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा सा देखते हैं डायग्राम से, फिर इसको डीप स्टडी करेंगे। मान लीजिए ये कोई मेटल बॉडी है, ये मेटल सरफेस है। इसमें बच्चों मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बाहर निकलते हैं। अंदर वालों को निकाल पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। देखो ये मान लो सरफेस है, मेटल सरफेस है, उस पे बहुत सारे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पे आपने रेडिएशन डाली, लाइट रेडिएशन डाली ऐसे, ठीक है, बहुत सारी लाइट रेडिएशन आपने डाली इस पे। तो लाइट रेडिएशन कैसी डाली आपने? हाई फ्रीक्वेंसी की, हाई फ्रीक्वेंसी की, या फिर या तो हाई फ्रीक्वेंसी कह लो या लो वेवलेंथ।
लो वेवलेंथ। आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है उतनी कम एनर्जी होती है, जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा एनर्जी, या फिर जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू एच एफ, मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। ये तो कांस्टेंट है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। अगर आप वेवलेंथ के बारे में देखना चाह रहे हो तो वो देख लो। आपको पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v मतलब स्पीड, यानी कि c लिख देते हैं यहाँ पे, लाइट की स्पीड c होती है। c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। किताब में f की जगह न्यू भी लिखा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम f लिखते हैं। c इज इक्वल टू एफ लैम्डा बच्चों। तो यहां से f की वैल्यू क्या आती है? यहां से देखो f इज इक्वल टू c बाई लेमडा। f इज इक्वल टू c बाई लेमडा। इसको अगर आप यहां डालते हो तो e क्या हो जाता है? h c बाई लेमडा। तो देखो जितना ज्यादा लेमडा उतनी कम एनर्जी, तो इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन इस पे स्ट्राइक करानी है तो उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। वेवलेंथ कैसा होना चाहिए? लो। इसको कम लोगे तो ये ज्यादा होगा। तो लो वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जब इस पे स्ट्राइक करती हैं तो क्या होता है, इस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत हल्का सा मास है, वो वाइब्रेट करने लगता है और बाहर आ जाता है। अगर बच्चों आपने ज्यादा एनर्जी की लाइट इस पे स्ट्राइक नहीं करवाई तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर तो आ जाएगा, लेकिन बाहर आकर के जैसे ही मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, इसकी विसिनिटी में आ गया, इसके बाहर आ गया, तो जैसे एक निकला इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मेटल सरफेस पे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव इसको दोबारा से खींच लेता है। इसलिए आप ज्यादा एनर्जी की लाइट डालो इस पे ताकि ये निकल भी जाए और तेज स्पीड से बाहर फुर से उड़ जाए, है ना। तो इसलिए इसमें ज्यादा इंटेंसिटी की, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की और कम वेवलेंथ की लाइट को इस पे स्ट्राइक करवाते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि मेटल के सरफेस पे ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इतनी आसानी से बाहर क्यों आते हैं, और जो अंदर उसकी जो बॉडी में है वो क्यों नहीं आ पाते। जैसे मान लो यही है, इसकी बॉडी में, इसके वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो पूरी वॉल्यूम में फैले हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन केवल नीचे नीचे से न्यूक्लियस से बंधे हैं। देखो अगर मान लो मैं इसकी पूरी बॉडी को जूम कर दूं, ये जो आपने सरफेस लिया था, ये सरफेस, इसको जूम कर दूं तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे एटम होंगे, एटम का न्यूक्लियस, उस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ऐसे, और कहीं फिर इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ा है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे इसमें भी कहीं इलेक्ट्रॉन बाहर इस तरीके से पूरी बॉडी में रहे होंगे। लेकिन जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, एक यहाँ पर भी न्यूक्लियस होगा, एक यहाँ पर भी, ये पूरी तरीके से भरे होंगे ऐसे, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये सब खींच रहे हैं, तो ये यहीं पर रहेगा, इसको निकालना बहुत मुश्किल है, काफी एनर्जी इसको देनी पड़ती है। इसलिए जो बाहर कहीं अगर सरफेस के आसपास बाउंड्री पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कम से कम जैसे इसको लगा लो, ये वाला यही खींच रहे होंगे, तो कम से कम आधा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाले तो नहीं है न्यूक्लियस में, तो इसलिए सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से इन कंपैरिजन विद द इनर, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो उसकी वॉल्यूम में फैले हुए हैं उनकी तुलना में जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा आसानी से बाहर इजेक्ट किया जा सकता है, इजेक्ट आउट यानी कि बाहर निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सकता है। तो बच्चों ये आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि हाई रेडिएशंस, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो वेवलेंथ की रेडिएशन जब इस पे आती हैं, ये रेडिएशंस हैं यानी कि वेव्स हैं, रेडिएशंस। तो इसमें ये बताया गया बच्चों कि ये जो रेडिएशन आ रही हैं, अगर ये पार्टिकल नेचर नहीं है इसका तो ये नहीं निकल सकते। ये कुछ ऐसे ही समझो इसको, जैसे कि मान लो वो जो कंचे खेलते हैं, छोटे बच्चे थे कंचे खेलते हैं, एक कंचे से दूसरे को मारते हैं, वहां बहुत सारे कंचे रखे हैं और वो किसी होल में रखे जाते हैं, उसको निकालना होता है, तो निशाना करके एक कंचा मारा, एक ने दूसरे को बाहर निकाल दिया, एक और मारा, उसने दूसरे को बाहर निकाल दिया। तो हम जो स्ट्राइक कर रहे हैं, ये एक स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब इसको एक फोटोन बोलते हैं, फोटोन स्ट्राइक किया। तो बच्चों यहां से आ तो रही है लाइट,
जिसको अभी तक रेडिएशन यानी कि वेव माना जाता था। तो अब ये कहा गया कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ये तभी तय हो सकता है, तभी प्रूव हो सकता है जब ये भी एक पार्टिकल हो, एक पार्टिकल ही पार्टिकल को टकरा करके बाहर निकाल सकता है। तो अब यहां पर इस रेडिएशन को, लाइट को जो है एक पार्टिकल नेचर माना गया। पार्टिकल तो नहीं कहते हैं कि लाइट एक पार्टिकल होती है, पार्टिकल नेचर के जैसी होती है, पार्टिकल जैसा नेचर होता है उसका, है ना। ये नहीं कह सकते, पार्टिकल का तो अपना मास होता है, इसका रेस्ट मास 0 होता है फोटोन का, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि जो रेडिएशन आ रही है असल में ये छोटे छोटे एनर्जी है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं। क्या है ये? एनर्जी पैकेट्स हैं बच्चों, एनर्जी पैकेट्स। इन एनर्जी पैकेट्स को ही फोटोन्स कहा जाता है, इनको ही फोटोन कहा जाता है। फोटोन कह लो या इसको कह लो एनर्जी पैकेट। दोबारा लिख देता हूं, वहां छोटा लग रहा है, एनर्जी पैकेट्स। अगर इसको थोड़ा सा मैं और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप ये समझ सकते हो, जैसे अपने घरों में 2 तरह के नल होते हैं। एक तो जो सप्लाई से आता है, पीछे से कोई चलाता है, वो कंटिन्यूस सप्लाई होती है उसकी। एक अपने घर में जो हैंड पाइप होता है, आप उसको ऐसे करके चलाते हैं, एक बार पानी आ जाएगा, फिर आप ऊपर करोगे तो पानी नहीं फेंकता वो, फिर पानी फेंकता है, फिर यूं करते हो फिर नहीं फेंकता है, अब फिर फेंकेगा। मतलब ऊपर जाते वक्त तो वो नहीं फेंकता है, नीचे जाते वक्त तो पानी फेंकता है। तो पानी डिसकंटिन्यूस आ रहा है। आप कहोगे नहीं सर मैं तो फटाफट करता हूं, पानी पूरा कंटिन्यूस आता है। नहीं बच्चों, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स के लिए देखो तो पानी कुछ देर के लिए रुकता है। जब आपका हैंडल ऊपर जाता है तो पानी नहीं निकलता है, जब नीचे आते हैं तो ही पानी आता है। तो ये डिसकंटिन्यूअस है तो पानी का फ्लो, लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। जो कि एक और जो पानी का सप्लाई है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ये तो हाइड्रोलिक पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप हुआ। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, जो घरों में आपकी मोटर है, जो ऊपर टंकी में पानी चढ़ाते हो, वो जो है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल पंप है, वो लगातार आपको कंटिन्यूस सप्लाई देता है। तो यूं समझो, एक तो कंटिन्यूस सप्लाई का पानी जा रहा हो, जैसे एक तो ये केस हो, एक ये केस हो कि पानी रुक रुक के जा रहा है, मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए पैकेट्स में जा रहा है, ऐसे ऐसे पैकेट्स में, क्वांटाइज में जा रहा है, सेक्टर्स में, मतलब टुकड़ों में जा रहा है, बट के जा रहा है। तो लाइट को पार्टिकल तो नहीं कह सकते, बट जो एनर्जी है ना, जो लाइट क्या है, एक एनर्जी है बच्चों। लाइट वेव की तरह से ट्रेवल करती है, वेव क्या है, एक एनर्जी होती है। तो लाइट जो है वो एक एनर्जी है, लेकिन एनर्जी के पैकेट्स हैं बच्चों, पैकेट्स में एनर्जी आ रही है, डिसकंटिन्यूअस है, वो क्वांटाइज्ड है। एनर्जी पैकेट्स मतलब ये क्वांटा है, क्वांटा भी इसको बोलते हैं बच्चों, क्वांटा या क्वांटाइज्ड, क्वांटा कह लो या फिर सेक्टर कह लो, टुकड़े कह लो, एनर्जी के टुकड़े, एनर्जी के टुकड़े, है ना, डिसकंटिन्यूअस एनर्जी है ये। तो इस तरीके से इसको माना गया, बस यही है पार्टिकल नेचर इसका। ये नहीं है कि कोई लाइट पार्टिकल है, इसके टुकड़े हैं, यहाँ पे जो है लाइट आ रही है, लगातार आ रही है तो कमरा भर जाएगा टुकड़ों से, ऐसा नहीं है बच्चों। बस वो जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मान रहे हैं कि एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार आ रहा है एक साथ, नहीं, वो टुकड़ों में आ रहा है। जैसे अभी एक आ गया, दूसरा आ गया, काफी करीब करीब, है ना। तो इसको बोला गया है पार्टिकल नेचर, नॉट पार्टिकल, एग्जैक्टली पार्टिकल नहीं कह सकते। पार्टिकल जैसा नेचर है, उसका स्वभाव है कि जैसे मान लो पार्टिकल आ रहे हैं, एक पार्टिकल यहां टकराएगा, इसको लेके चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक ही फोटोन काफी है। तो फोटोन किसे कहा गया समझ में आया? फोटोन यही है जो रेडिएशन के अंदर जो आपके जो एनर्जी पैकेट्स हैं, जो एनर्जी पैकेट्स हैं, उसे ही फोटोन कहा गया है। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ने के लिए आप किताब फॉलो करें, मैं सब समझाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें लिखूंगा तो फिर मैं ज्यादा समझा नहीं पाता हूँ लिखने के चक्कर में, है ना। इसीलिए मैं शुरू में बोर्ड पे लिख देता था, ताकि लिखने से फिर क्या है कि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर एक चीज को अच्छे से समझा पाता हूँ। लेकिन अब कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर नहीं, आप समझाते समझाते लिखा करो, तो ठीक है, वही सही है, वही लिख लेते हैं। अब बोर्ड भी हमारा अच्छा हो गया, लिखा जा सकता है। तो बच्चों आपको फोटोन समझ में आ गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पता चल गया। ये जब आते हैं इसको स्ट्राइक करेगा, बाहर ले जाएगा, है ना। अब इसमें एक टर्म यूज की जाती है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है भाई? इसको फाई से डिनोट किया जाता है। वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट किया जाता है। मतलब वर्क फंक्शन एक एनर्जी है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक वर्क फंक्शन होता है कि भाई मैं तो जो है इतनी इतनी एनर्जी मिलेगी तभी यहां से निकल पाऊंगा। हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफाइड है कि इतनी एनर्जी से निकल पाएगा। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या है? द
द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम इतनी एनर्जी दो तो ये बाहर आ जाएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट, टू इजेक्ट मतलब निकलने के लिए फ्रॉम मेटल सरफेस, खांसी बहुत ज्यादा हो गई है, फ्रॉम मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वर्क फंक्शन है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, वो कहां पे बैठा है ना, उस हिसाब से उसका वर्क फंक्शन है, तो उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। यहां पर बच्चों जो एनर्जी है ना, एनर्जी ये जूल में नहीं बात करते हैं, यहां पर एनर्जी को आप डील करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप एनर्जी को डील करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है बच्चों 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम इसमें डील करते हैं, इसलिए मैंने पहले ये रिलेशन बता दिया, ये वैल्यू बता दी जो उसमें आती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लें बच्चों, इस तरफ पॉजिटिव लगा दें, इस तरफ नेगेटिव प्लेट लगा दें, और यहां पर मान लो आपने एक मेटल डाल दिया जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया आपके पास, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलता है, उसमें फोर्स लगता है अपोजिट, या ये समझ लो पॉजिटिव दिख रहा है तो इस तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया है, ये कहीं ना कहीं आप ये लगा लो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव रहा होगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से जोड़ दिया पॉजिटिव हो गया। तो भाई यहां पे क्या है कि अगर ये 1 वोल्ट पर मीटर, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू, ग्रेविटेशन फील्ड आपने क्या पढ़ा था, G इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, यूनिट मास पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज, है ना, तो फोर्स क्या होता है न्यूटन, चार्ज का क्या होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम कह लो। ये इसका एक फार्मूला और भी होता है भाई, आप 12th के बच्चे आपको तो पता ही होगा, V इज इक्वल टू ईडी होता है ना, तो E इज इक्वल टू V बाई dV, इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट आ गई, तो ये है, दूसरा क्या है वोल्ट, V वोल्टेज मतलब वोल्ट, D मतलब मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी है। मान लो 1 वोल्ट पर मीटर का, 1 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी गेन करेगा वो इतनी गेन करेगा, है ना, आप ऐसे भी समझ सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलती है, तभी तो वो एक्सेलरेट होता है, इसमें एक्सेलरेशन आता है, फोर्स लगता है। ठीक है, आपको ये सब पता चल गया। अब मैं फोटोन को थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं, तभी हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। फोटोन को क्या कहा जाता है भाई, इसमें एक फोटोन जो होता है, फोटोन की एनर्जी होती है, आपने फॉर्मूला लिखा भी था, एनसीईआरटी की कुछ लाइनें मैं अब लिखूंगा बच्चों। यहाँ पर पहला पॉइंट फोटोन्स के रिगार्डिंग, फोटोन्स को डील कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि नई चीज है तो आपको पता होना चाहिए फोटोन होता क्या है। पहला पॉइंट क्या है, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है बच्चों कि जो आपका रेडिएशन है, रेडिएशन जब इस पे टकराता है किसी मेटल सरफेस पर, तो उसकी जो है एनर्जी, जो है एनर्जी यहां पे लिखें, इन इंटरैक्शन मतलब उसका सामना, इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन, इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद, इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद सरफेस या विद मैटर कह लो, इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, द रेडिएशन behaves as if it is made up of particles। भाई जब एक रेडिएशन मैटर से टकराती है, देखो यहां पर ये रेडिएशन जो है इस मैटर से टकराएगी, मैटर है, मटेरियल है, इससे टकराएगी
तो रेडिएशन क्या फील करेगी अपने आप को कि वो भी एक पार्टिकल है, और उसी पार्टिकल को फोटोन कहा जाता है, कॉल्ड फोटोन्स, कॉल्ड फोटोन्स, उसी को फोटोन कहा जाता है, फोटोन्स, उसी को बच्चों फोटोन कहा जाता है। फोटोन की जो एनर्जी होती है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन की स्पीड लिख लो बच्चे, स्पीड ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ फोटोन वही होगी जो लाइट की होती है, स्पीड ऑफ फोटोन, इसको सी लिखते हो, ये क्या है, असल में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको सही मायनों में एग्जैक्ट वैल्यू लिखो, एक बार देख लो क्या होता है, 299792458, देख लो हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 299792458, ठीक हो गया। ये मीटर पर सेकंड, ये एग्जैक्ट वैल्यू है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे तो, स्पीड ऑफ लाइट की। और हर एक फोटोन की एनर्जी भी होती है, एनर्जी आपने पता चल गया, E = SF कह लो, या E = hc/λ भी आपने ऊपर देखा है। और हर एक फोटोन का, क्योंकि फोटोन एक पार्टिकल नेचर है, तो फोटोन का एक मोमेंटम भी होगा, मोमेंटम P = h/λ होता है बच्चों, फार्मूला है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री में, वहीं से उठा करके हमने डायरेक्ट रख दिया। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h/λ। h क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है, आपको याद रखनी पड़ेगी, अभी मॉडर्न फिजिक्स में बार बार आएगा ये। h की वैल्यू होती है 6.26 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है भाई, ये भी याद रखोगे। आपको मोमेंटम पता चल गया, एनर्जी पता चल गई, स्पीड पता चल गई फोटोन की। अब एक और टर्म बताई जाती है, यही लिख लेते हैं 1-2 पॉइंट और। एक क्या बताया जाता है कि भाई जो फोटोन है, अगर आप किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें, किसी रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा दें, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से उसकी एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या लिखेंगे, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, जिस भी वेवलेंथ की आपने मेजर की है, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट या रेडिएशन, the energy of photon does not change, एनर्जी चेंज नहीं करती है, does not change, number of photons may increase, however, कहां लिखें, इसे में लिख दें क्या, the number of photons में इंक्रीज, भाई फोटोन्स की संख्या बढ़ सकती है इंटेंसिटी बढ़ाने से, बट उसकी एनर्जी नहीं बढ़ती है फोटोन की, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हुए, इसमें 1-2 पॉइंट और है, थोड़ा साफ कर लेते हैं। एक पॉइंट ये है कि इसके ये न्यूट्रल होते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता फोटोन के ऊपर, फोटोन्स आर न्यूट्रल इन नेचर, और क्योंकि जब हमने इन फोटोन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में डाला, तो ये किसी तरफ भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए, तो ये एक पॉइंट हो सकता है। एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो फोटोन के बारे में, क्या, फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने इन फोटोन्स को रखा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दिया। इट मींस दैट इज दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक हो गया। एक और पॉइंट देखिए, क्या कहेंगे कि जब ये फोटोन पार्टिकल के साथ कोलिजन करते हैं, वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है, कोलिजन
ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड मैटर, फोटोन एंड मैटर इज इलास्टिक, मतलब उसकी एनर्जी, उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। दैट इज, ये आपने पढ़ रखा है कोलिजन में, दैट इज एनर्जी एंड मोमेंटम और स्पीड जो भी है, एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एक मोमेंटम का स्पीड और एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। और इसमें यह भी बताया है कि भाई नंबर ऑफ फोटोन्स में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स, however नंबर ऑफ फोटोन्स, इस दौरान जो फोटोन्स की संख्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स में इंक्रीज और डिक्रीज। भाई कुछ फोटोन्स खत्म हो सकते हैं तो कुछ नए बन भी सकते हैं। मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, यहाँ किताब में लिखा हुआ सब। तो ये कुछ पॉइंट है भैया जो हमने फोटोन के बारे में लिख दिए। ठीक है, एक बार मैं टाइम देखूं कितना हो गया, 26 है। ठीक है, 10 मिनट और चल सकता है। तो मैं पहला पॉइंट देखो, दोबारा से पॉइंट क्या लिखा, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, जब रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है, द रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल। तो खुद रेडिएशन ये बिहेव करती है कि मैं एक पार्टिकल हूं, से फोटोन कहा जाता है। स्पीड ऑफ फोटोन वही है 3 लाख वाला, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एनर्जी HF, और एनर्जी इक्वल F की वैल्यू डालते हो तो ये हो जाता है, मोमेंटम डी ब्रोगली से डाल दिया, H की वैल्यू ये होती है। और भाई एक पॉइंट हमने क्या लिखा, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज। इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हो तो एनर्जी चेंज नहीं करती है, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बताया, फोटोन्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। कोलिजन्स बिटवीन फोटोन एंड मैटर इज इलास्टिक, मतलब एनर्जी और मोमेंटम उसका कंजर्व रहता है, पर नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व नहीं रहते, वो कम ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कुछ फोटोन्स जो है एब्जॉर्ब हो गए हो, कुछ नए बन जाएं। एक पॉइंट और लिख लो कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। कैसे भाई, आपको पता है m इज इक्वल टू m नोट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर होता है। और ये फोटोन की स्पीड क्या है, v के बराबर है, तो इस v को आप c लिख सकते हो। तो m इज इक्वल टू m नोट अपॉन 1 माइनस v की जगह c डालते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, c से c कट गया, 1 में से 1 गया 0, तो m इंटू 0 इज इक्वल टू m नोट इज इक्वल टू m इंटू 0। तो रेस्ट मास, वो मतलब रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। मास के बारे में ज्यादा बताया नहीं क्योंकि पार्टिकल है नहीं ना, ये मतलब पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए उसका रेस्ट मास 0 है। अगर कोई मास पूछे, उसका चार्ज पूछे तो चार्ज नहीं है, उस पर न्यूट्रल है, रेस्ट मास उसका 0 है। हाँ, तेज चलता है तो उसकी रिलेटिविटी ऑफ मास से आप जानते हो, रिलेटिविटी से कि मास इंक्रीज करता है। तो भाई ये सब तो था फोटोन के बारे में। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरीके से, किन किन तरीकों से आप ये इसको इलेक्ट्रॉन को जो है इजेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं, उसको देख लेते हैं जरा। तो इसमें देखो क्या है कि आपको तो कुल मिलाकर एनर्जी देनी है सरफेस को, मेटल सरफेस को एनर्जी देनी है। तो वो एनर्जी आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, जैसे गर्म कर दो मेटल सरफेस को तो एनर्जी मिल जाएगी, गर्म करने से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। या फिर एनर्जी क्या है, उस मेटल सरफेस को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, उससे भी इलेक्ट्रॉन स्पार्क करके बाहर आ जाते हैं, है ना। आपने अभी भी पढ़ा है फर्स्ट टर्म में। तो देखो बच्चों क्या है, मेथड्स फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, methods for ejection of electrons from metal surface से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के तरीके क्या क्या हैं भाई। तरीके क्या हैं, एनर्जी देनी है, या तो गर्म कर दो, या इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रख दो, या फिर रेडिएशन डाल दो। तो लिख देता हूं, चलो किताब में यहाँ आप भी लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन।
थर्मियोनिक एमिशन, एमिशन मतलब निकलना, एमिट करना, जैसे एमिट एक वर्ड होता है ना, EMIT, एमिट से बना है, एमिट क्या होता है, बाहर निकलना, एमिट से बना है एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन मतलब हीट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। थर्मियोनिक एमिशन में आप क्या करते हैं, उस बॉडी को आप हीट कर देते हैं, उस सरफेस को, उस मेटल को जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप हीट कर दो, है ना। इसको आपने हीट कर दिया, नीचे से हीट दे दिया आपने, तो उससे क्या एनर्जी हो जाएगी, उससे भी ये बाहर आ सकता है। इसको थ्योरी आप लिखने को लिख सकते हो, किताब के वर्ड भी नोट कर सकते हो। थर्मियोनिक एब्स्ट्रैक्शन, थर्मियोनिक एमिशन, इस तरीके का एमिशन हो गया। दूसरा है भाई फील्ड एमिशन, FIELD, फील्ड एमिशन मतलब फील्ड लगा करके भी आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हो। भाई थर्मियोनिक एमिशन आपने देखा ना, पानी को गर्म करते हो तो कैसे जो है पानी के मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेकर के ऊपर की ओर आते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा। इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है, उसको एनर्जी लोगे वो तो पहले ही कूदता रहता है, उसमें थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, भग से बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले सरफेस पे जो हम तो आ ही जाएंगे। तो फील्ड एमिशन क्या है वो आपने देख ही लिया, मैंने भी डायग्राम बनाया था। अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, आपने यहाँ पे कोई वो जैसे आपने पोटेंशियल में पढ़ा था, कैपेसिटर में पढ़ा था, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने से ये सब इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले आते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना भाई। क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक तो लिखा है, ठीक है। ये आपका डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब ये हाई वोल्टेज का 10⁸ वोल्ट पर मीटर, बहुत हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इस सरफेस को रखते हो, मेटल सरफेस को जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्पार्क करके स्पार्क के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो। तीसरा भाई, तीसरा क्या है, ये रेडिएशन वाला, रेडिएशन जिसमें आप हाई एनर्जी रेडिएशंस को डालते हो मेटल सरफेस पर। जैसे ये मेटल सरफेस को हमने देख लिया, मेटल सरफेस पे हाई एनर्जी वाली आपने रेडिएशन डाली तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के बाहर निकल आएगी। तो ये 2-3 तरीके हैं। इस तरीके से आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर सकते हो। तो बच्चों इसके बाद बचा है कि इसका एनालिसिस कैसे हो। एनालिसिस में बोला जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट है उस पे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है, वो कैसे निकालें, तो वो मैं भी थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आइंस्टीन जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने क्या देखा कि जब आप यहां से हाई एनर्जी वाले रेडिएशंस डालते हैं तो रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते जरूर हैं, लेकिन सरफेस वाला तो आ जाएगा आराम से, थोड़ा बहुत नीचे ऊंचे इधर उधर है तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसका जो वर्क फंक्शन है उतनी एनर्जी देने से बात नहीं बनती। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपने दे दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोई सोचेगा कि यार 10 दे दिया है तो वो तो बहुत तेज स्पीड से बाहर आएगा। ऐसा नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉन नीचे हुआ तो भाई 5 तो ठीक है, उसको निकलने के लिए काफी था, लेकिन जब वो निकल रहा था तो रास्ते में रास्ता उसका जो है डिस्टर्ब था, कोलिजन हो पा रहे थे बाकी रास्ते में जो न्यूक्लियस वगैरह थे और जो इलेक्ट्रॉन थे उनके साथ। ठीक है, तो वो एनर्जी जो बची हुई, आप उसकी 5 वर्क फंक्शन था, 10 आपने दिया तो बचा हुआ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको टकराने में लग गया, और टकराने के लिए मान लो उसको चाहिए था 8, तो 3 की कमी ही रहेगी, वो नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए आइंस्टीन जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को लेकर लिखी गई है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहां लिख रहा हूं बच्चों, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसको ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू जो एनर्जी आपने सप्लाई की यहां से, ठीक है, वो एनर्जी यूज हो जाएगी किसमें, एक तो उसका वर्क फंक्शन में, मतलब माइनस में वर्क फंक्शन, जो वर्क फंक्शन उसको चाहिए, जितनी उसको एनर्जी वर्क फंक्शन है उसकी, जो उसका वर्क फंक्शन है, जितनी एनर्जी उसको चाहिए, ठीक है, वो वहां यूज जाएगी। बाकी बची हुई का क्या होगा, बची हुई उसकी स्पीड बढ़ाने में यूज होगी, या उसकी कोलिजन अगर हो रहे हैं तो उसको फेस करने में यूज हो जाएगी। तो ये मेन इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक मेन इक्वेशन।
फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये है। अब इसमें हम कुछ कुछ वैल्यू पुट करके दो चीजें निकालेंगे। एक क्या निकालेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ एक निकालेंगे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो बच्चों ये चीजें मैं शायद अगले लेक्चर में करूंगा और इस पे क्वेश्चन भी करने हैं। तो जितना देर ये हो गया लगभग 40 मिनट, उतना ही टाइम उसमें भी लगना है। तो इस वीडियो को अब आगे नहीं बढ़ाते हैं, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, तो आप अपना काम करते रहें, बड़ी मेहनत से पढ़ते रहें और टिल देन बाय बाय।